बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर आप आईएमएम को हटा के अगर आप फॉर एग्जांपल एफसीपीएस की करते हो तैयारी का कंसिडर, तो जिस तरह अभी बिल्कुल ये जो हमारे जो डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी बताया स्टेशंस, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समराइज करके तरीके से तैयारी करो ना, तो आई थिंक 50 to 60% तो आप इस तरीके से तैयारी करके जा सकते हो कि जैसे कहते हैं ना कि पेपर आउट हुआ हुआ हो। यानी कि यू नो कि आपके 4 स्टेशंस तो एटलीस्ट आना ही है मैनेजमेंट के हिसाब से, जिसे कहते हैं ना गायनी और ऑप्स के हिसाब से। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये वो किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल फाइब्रॉइड, ये फाइब्रॉइड आपको पता है कि अगर 2 स्टेशंस पे आएगा, हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन आएगी, अगले के अंदर उसकी मैनेजमेंट आ जाएगी। इसी तरह अगर एनीमिया है, यानी कि ऑप्स का एक केस 2 स्टेशंस पे आ जाएगा, गायनी का केस 2 स्टेशंस पे आ जाएगा, उसके अलावा 2 या 3 स्किल डेमोज होंगी। फिर आपका ऑन्कोलॉजी और यूरोगाइनी का एक एक स्टेशन जरूर होगा। हो सकता है कि आपका उसके अंदर किसी सर्जिकल स्किल की, जैसे कि कोई सूचरिंग हो, कोई एनी एनी रिपेयर लाइक मैनचेस्टर रिपेयर और समथिंग लाइक दैट, उस पे कोई बात, या वॉल प्रोलैप्स का या उस किस्म का कोई स्टेशन हो, वो डेफिनेटली हो सकता है। उसके बाद एक या दो थोड़े ऑड से स्टेशन होते हैं जिसके अंदर स्टैट्स या डिसर्टेशन की बातें या कुछ ऐसे, कुछ अनएक्सपेक्टेड। तो अगर आप 12 या 13 स्टेशन में से 6 या 7 स्टेशन प्रिडिक्ट करके जा सकते हो, तो मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेशन उसमें से, ताकि आपको एटलीस्ट जो आपके दिमाग में है, वो तो गलत ना हो। और सिर्फ एक एक गायनी और ऑप्स का ऐसा नहीं होता कि जैसे कह लें कि 2 स्टेशन एनीमिया पे के से रिलेटेड और 2 स्टेशन आपके गायनी से रिलेटेड हो जाएंगे, बल्कि आपका आपके इसके अंदर 2-3 और भी सिनेरियोज में कवर होगा। सो इसको आप इस तरीके से तैयार करके जाओ, तो बिल्कुल जैसे अभी हमें, सॉरी आई हैव टू म्यूट एवरीवन। सो द थिंग इज के तो बिल्कुल जिस तरह अभी हमारे, आई डोंट नो, नाम नहीं पता, वो अपने नाम नहीं इसके ऊपर लिखा हुआ, तो बट जो हमारे डॉक्टर ने कहा। मैडम, डॉक्टर अरूबा, मैं आसिया हूँ। मेरा असल में जो है वो मैंने सेटिंग चेंज की थी तो वो नाम आ नहीं रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आसिया हो, हमेशा काफी प्रेजेंट भी करते रहे हो। तो बिल्कुल ठीक है, तो हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आज जो हम करेंगे फिर, आई थिंक यस वी शुड नाउ कवर इट इन अ वे कि हम 5 क्लासेस के हिसाब से करें, बल्कि इन 5 क्लासेस का स्केड्यूल ना मैं ग्रुप के अंदर अपलोड भी कर दूंगी। एक तरह से अब ये 5 क्लासेस ही हैं। इसके अंदर अगर आप लोगों ने कुछ और ऐड करना होगा तो वो जरूर हम ऐड कर लेंगे। तो इसमें जो अभी आसिया ने हमें आइडिया दिया है कि ऑब्स और काइनी का आप एक ओवरव्यू करके हमें करा दें, ताकि हम मैक्सिमम उस चीज को वेल करके कवर कर सके। बिल्कुल ठीक है। इसका मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहली क्लास या ऑब्स और काइनी के ओवरव्यू की हो जाए, ताकि अभी जो 5 हफ्ते आपके रह गए एग्जाम तक के, आप उस चीज को उसके अकॉर्डिंगली ही कवर कर लो, क्योंकि आई एम श्योर रिटर्न अगर क्लियर है इंशाल्लाह, तो आप लोग तैयारी करने में अब बिल्कुल प्रॉब्लम होगी नहीं। अम, थोड़ी सी जो गाइडेंस चाहिए होती है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी अक्सर क्लासेस में कहती हूँ, बट ऑब्वियसली अब अगर आप लोग का नया बैच है तो यू शुड नो कि जो ऑप्स का केस है और गनी का केस है, उसका आपने एक पूरी आउटलाइन बनानी होती है, राइट। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, हमारे हमारी फील्ड में हैं तो लिमिटेड टॉपिक्स भी, बट एक एक टॉपिक के कुछ 15-15 तो सिनेरियोज बन जाते हैं। यानी अनीमिया वाला पेशेंट, हर अनीमिया वाला पेशेंट इज नॉट सेम। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट विद एनीमिया एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक चीज जो आपने करनी है, आपने टॉपिक्स का फॉर एग्जांपल लिस्ट बना के आपने उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन है, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। जब आप एग्जाम देने ऑप्स का जाओगे, तो ऑब्वियसली बेसलाइन हिस्ट्री ऑप्स की हर एक के फिंगर टिप्स पे होती है, वो तो होनी है, जाहिर बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर। बट देर आर फ्यू सिनेरियोज जिसमें थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री फर्क हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है इनफर्टिलिटी के बाद कंसीव किया हुआ एंटीनेटल की हिस्ट्री। उसकी वजह यह है कि देखो वहां पे, क्योंकि हर बंदा तो बेसलाइन हिस्ट्री तैयार करके गया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जो थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाएगा उस पेशेंट को लेके, जो जरा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा, जिसे कहते हैं ना बेहतर से बेहतर करेगा, पास वही हो। हर एक वहां पे पास होता नहीं है। तो बेहतर से बेहतर, अब देखो, जो अगर बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, इफ यू स्टार्ट एज इन अ वे कि जैसे एक स्टोरी सुना रहे हो, यानी कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट राइट फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ दिस प्रेगनेंसी, इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम द प्रीवियस प्रेगनेंसीज, जो कि बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के साथ शुरू हुआ था, उसकी वजह यह है क्योंकि जो जो वजूहात उस बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में रही, यानी जो भी न्यूनेटल लॉस या जो भी फीटल लॉस होता रहा प्रीवियस प्रेगनेंसीज में, उसकी कॉजेज मोस्टली रिकरेंट ही हैं।
तो इट दैट वुड गिव एन इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर कि आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री से शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि यू आर ट्राइंग टू रूल आउट द कॉजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि आपके माइंड में है कि कहीं वो रिपीट ना हो जाए। इस वजह से अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविडा 4 पैरा 3+0 एंड विद नो लाइव इशू, एंड इफ यू स्टार्ट योर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस in a way कि आप कहो कि her history dates back from the first pregnancy which was in for example 2018 and it ended up like this, or IUD था और it continued till 28 weeks of pregnancy, और इस तरह हुआ IUGR हुआ, and then in second pregnancy, third pregnancy, and now in this pregnancy अब से स्टार्ट करो कि अब इस ट्राइमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता रहा, तो दैट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन। और आपको खुद भी माइंड में बहुत सारी कॉजेज आप रूल आउट करते जाओगे। सो सो हर पेशेंट की हिस्ट्री, यस, बेसलाइन हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, बट हर पेशेंट की हिस्ट्री जो है ना आपने प्रेजेंट कैसे करनी है, इट इज डिफरेंट। तो इसका आप वो रट्टा तो मार लो, बट उस रट्टे को एज सच प्रेजेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू अप्लाई दैट रट्टा ऑन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, और उसको उस तरीके से ही लेकर चलोगे तो आप उस चीज में उसमें कुछ मिस नहीं करोगे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट है and she's sitting in front of you and she has conceived after for example 3 years of marriage, तो obviously you will not just start, बेशक वो 28 वीक्स या 32 वीक्स पे उधर एग्जाम में आपके पास बैठी हुई है and it's an antenatal case, but you would like to know that she's married for 3 years, how did she conceive, or whether it was IUI pregnancy or if it was after ovulation reduction or it was a spontaneous pregnancy, then what was the cause that she didn't conceive in the first 3 years। एक स्टेटमेंट ये जरूर हो, मतलब अगर ये छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर लो विच विल शो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ कोर्स। और ऑब्वियसली उस पेशेंट से रिलेटेड कितना हो सकता है, वो मैरिड फॉर 3 इयर्स है और अब उसने कंसीव किया है फॉर एग्जाम्पल ओविलेशन इंडक्शन से, IUI से, तो वो उसको साथ PCO रहा हो बिफोर प्रेगनेंसी, तो ऑब्वियसली इस प्रेगनेंसी में देर आर मोर चांसेस ऑफ हर गेटिंग डायबिटिक और हाइपरटेंसिव कंसिडरिंग PCO। तो जब आपने प्री प्रेगनेंसी वाली हिस्ट्री को कंसिडर किया था, तो आप वो चीजें जब इसमें रूल आउट करोगे और मिस नहीं करोगे, so it will give a very good impression to the examiner. And this is exactly what we do in our practical life also actually. You cannot miss many things in a patient. आपने उसके रिस्क फैक्टर्स को साथ साथ लेकर चलना होता है। तो इस तरीके से तो इसलिए आपने ऑप्स की हिस्ट्री में इन चीजों को बहुत ध्यान से करना है। फिर जब भी एक पेशेंट है, देखो एक चीज हमेशा आप याद रखें, व्हेनेवर हमारा जो फील्ड है विच लाइक गायनी ऑप्स, इसके अंदर जब पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलती है तो लकीली हमें 90% डायग्नोसिस तो पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कह रही है कि शी इज हेयर एट 32 वीक्स ऑफ gestation एंड शी इज हेयर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो हमारे माइंड में फॉरन DD शॉर्टलिस्ट हो गया कि या तो उसे एनीमिया है, या उसे हार्ट का मसला है, या उसे रेस्पिरेटरी मसला है। ठीक है, और तो कोई मसला है नहीं। प्रोबेबली अगर ये मसाइल नहीं है तो एंजाइटी हो सकता है, बट यस वी हैव टू रूल आउट, हमने बेसिकली डायग्नोसिस इनमें से ही किसी एक पे बनाना है। इसी तरह अगर वो कहती है कि लार्ज फॉर डेट्स की हिस्ट्री दे रही है कि ज्यादा एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, या किसी ने स्कैन पे उसे कह दिया है कि लार्ज फॉर डेट्स एक्सेट्रा, या आपको फंडल हाइट पे एग्जामिनेशन में मिल गया, तो फिर आपके माइंड में फिर DD शॉर्ट लिस्ट हो गया, या तो ये ट्विन है, या ये फाइब्रॉइड है, या ये पॉली है, या ये मैक्रोसोमी है। ठीक है, तो जैसे ही पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोले हिस्ट्री के अंदर मेक अ शॉर्ट DD in your mind, then you definitely take the history in a way you take in every patient, but then you have to take history specific to that differential। जब तक उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस को शॉर्ट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट नहीं करते जाओगे, वो हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी। एक चीज, दूसरी चीज ये, व्हेन यू डू द एग्जामिनेशन यू री इन्फोर्स योर हिस्ट्री की फाइंडिंग्स, यानी जो हिस्ट्री में मिला वो चीज री इन्फोर्स करते हैं। जैसे कि उसने कहा कि लार्ज पर डेट्स है, तो ऑब्वियसली यू चेक द फंडल हाइट, ऑब्वियसली यू लुक फॉर द फीटल पोल्स इफ यू थिंक इट वाज ट्विंस, और यू लुक फॉर द मास इफ यू थिंक इट्स अ फाइब्रॉइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आपने एग्जामिनेशन में उस चीज को री करना होता है। तो इसलिए एक चीज और आप याद रखना, वेन एवर यू आर डूइंग एग्जामिनेशन, मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द बेसलाइन इन्वेस्टिगेट बेसलाइन एग्जामिनेशन क्या है, अपने जनरल फिजिकल में क्या करना है वो सारा। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट बाय दिस टाइम वी ऑल नो, एवरीवन नोज कि आपने जनरल फिजिकल के क्या स्टेप्स है, या आपके जो है क्या उसे कहते हैं, आपके स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के क्या स्टेप्स हैं, लेकिन हर पेशेंट में थोड़ा सा डिफर करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल एक तो बात ये कि 10 मिनट्स का अगर स्टेशन, अगर किसी ने मुझे बीच में रोक के कुछ पूछना है प्लीज वहीं पे रोक के पूछ लो, या कुछ ऐड करना है या कोई स्पेसिफिक केस की बात करनी है तो वहीं पूछ लेना। क्योंकि आज की क्लास हम एक ओवरव्यू ऑफ ऑप्स का इन्हीं का कर रहे हैं विच विल गिव यू फ्यू टिप्स कि हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर
द एग्जाम, बिकॉज अब 5 वीक्स रह गए हैं, तो इसको अब आपने कैसे मेन करना है। तो एग्जामिनेशन के अंदर एक तो ये 10 मिनट का स्टेशन है। 10 मिनट के स्टेशन का मतलब ये है कि आपको फोकस्ड एग्जामिनेशन भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंशन का की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ होती है। सेकेंडली, हाइपरटेंशन इज अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऑल्सो, तो इट कैन विद बहुत लॉन्ग टर्म अगर रहा हो पेशेंट में, तो वो हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप जनरल फिजिकल में बात करो तो यस, इसके अंदर अगर तो फिर आप पल्स को एम्फोसाइज करते हो, पल्स का रेट, रिदम, वॉल्यूम को करते हो, बट देन यू डू द रेडियो रेडियल एंड रेडियो फेमरल डिले की बात भी करते हो। ब्लड प्रेशर का चेकिंग कि आपको सही पता होना चाहिए। एंड फेस के ऊपर तो उस तरीके से नहीं, लेकिन देन यस, इफ यू 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 टॉक अबाउट द जेवीपी, वो भी गलत नहीं होगा। कार्डियोवास्कुलर के अंदर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस S1 S2 वाली बात, एंड देन द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन एंड एडिमा। So that is what you are going to do in and the reflexes. या आप PIH या chronic hypertension के एग्जामिनेशन में इसका जिक्र करते हो। anemia के अंदर you have to rule out the cardiovascular examination in detail also. So anemia में भी again आपका पल्स आएगी, ब्लड प्रेशर आएगा, ऑब्वियसली सारा पैलर, कोइलोनिकिया, आईज, माउथ, वो सारा कुछ आएगा, एंड द जेवीपी एंड कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, एंड देन यू डू द स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो आपको इसी तरीके से पता होने चाहिए हर पेशेंट में स्पेसिफाई करके। उसके अलावा आपका फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज में भी लेटर ऑन कार्डियोवास्कुलर इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो देयर इज नो हार्म इफ यू चेक द पल्स, एंड डायबिटिक्स आर मोस्टली हाइपरटेंसिव ऑल्सो, तो ब्लड प्रेशर भी, और फिर उसके बाद जेवीपी और कार्डियोवास्कुलर कर लो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो आपको उस स्पेसिफिक डिजीज या स्पेसिफिक मसले से रिलेटेड स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की ये बातें बोलनी पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि आप ये क्यों बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि जैसे ट्विन्स है या लार्ज फॉर डेट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियड एडिमा से रिलेटेड हो सकता है ज्यादा। सो यूल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट दैट इन द जनरल फिजिकल, अगर सिर्फ आपका स्टेशन 10 मिनट के और आपने स्पेसिफिक बातें करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि यू कैन नॉट मिस इन जनरल फिजिकल ऑल्सो, क्योंकि एक नॉर्मल जनरल फिजिकल हर बंदा बोलेगा, वो सबको पता है, उसके ऊपर पास नहीं होते। उसको मिस कर जाने में शायद पास न फेल, उसके ऊपर फेल हो सकते हैं, बट एक बेसलाइन जनरल फिजिकल is an average thing. Unless you will not perform beyond average, you cannot pass. So beyond average होने के लिए you should know exactly कि ये मेरा केस है, इसके अंदर specific findings कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। It should be on your fingertips. जैसे इस वक्त मैं आपको बोल रही हूँ कि फलाना टॉपिक है, टॉपिक बोला नहीं, और आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि उसके जनरल फिजिकल की क्या क्या बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप जो हो, यू आर नॉट देन वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। सो 5 वीक्स रह गए हैं, टाइम काफी है इस चीज के। इफ यू आर गुड इन थियोरी, यू आर लाइक गुड इन आंसरिंग, इन मैनेजिंग द पेशेंट, यू जस्ट नीड टू कंपाइल इट। ठीक है, compilation is not going to take more than 2-3 days, and then you have to just keep on rehearsing or keep on revising everything. तो टाइम है। तो इस वजह से आपने हर टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री के पॉइंट्स, हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन के पॉइंट्स, हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इन्वेस्टिगेशन भी, लेकिन जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन सेगमेंट है ना, इट रियली टेल्स अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द डॉक्टर, वेरी फ्रैंकली। क्योंकि उसके अंदर कितना क्विकली आपका माइंड डीडी बना रहा है, उतने ही डीडी के अंदर उस एग्जामिनेशन में उस डीडी को और कितना जल्दी आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया, और अब जो डीडी रह गया है उससे रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेशंस पूछ रहे हो। सो इस तरीके से बहुत आपका बेहतर हो जाएगा। किसी ने क्या फाइब्रॉइड भी, अभी मैं आपको गायनी का भी कराती हूँ, देन विल कवर फाइब्रॉइड ऑल्सो। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, सो हम लोग प्लान कर रहे थे कि अगर 5 क्लासेस रह गए हैं, बिकॉज अगर 5 वीक्स रह गए आपके एग्जाम तक, तो वी शुड मेक इट मोर ऑर्गेनाइज। और 5 क्लासेस की जो टॉपिक्स अभी तक मुझे दिए, किसी ने कहा कि 5 ओवर, विच इज अ वेरी गुड आइडिया, अगर आपने ऐड करना हो तो जरूर कर देना। उन्होंने कहा कि इनफर्टिलिटी आप करें, स्टैट्स वाला टॉपिक ऐड कर लें, ऑब्स गायनी का एक ओवरलुक पूरा करा दें एक एक क्लास में, और एक क्लास और रह जाएगी, तो उसमें जो बाकी लोग कहें अगर कुछ और कवर करना है तो हम वो कर लें। सो आप मुझे इन 5 क्लासेस का कोई स्केड्यूल अगर देना चाह रहे हो तो ऑलवेज वेलकम, हम उसको और थोड़ा सा ऊपर नीचे में करके फिर आप लोगों से शेयर कर लेंगे। तो अभी मैं आपको ऑप्स का बता रही थी, सो मैं इसलिए अभी इसके अंदर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को थोड़ा और एम्फोसाइज करूंगी। हिस्ट्री के अंदर
फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वी हैव वेरी लेस टॉपिक्स, अगर 15 को टॉपिक्स हमारे पास ऑप्स के हैं तो ये ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक पेशेंट में एक सिनेरियो नहीं होगा, एक पेशेंट में एक ही प्रॉब्लम नहीं होगी, अनीमिया के अंदर सिर्फ अनीमिया नहीं होगा, या अनीमिया 1,000 वजूहात की वजह से होगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि इफ यू आर टेकिंग ए हिस्ट्री, आपने बेसलाइन ऑप्स की हिस्ट्री तो ले ली, बट जब आप अनीमिया की हिस्ट्री ले रहे हो तो यू हैव टू रूल आउट द द इफेक्ट ऑफ अनीमिया जिसके साथ उसने प्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ किया, तो उसको इवेलुएट करके उसको उसको उसके डीडी से रूल आउट करके कि वेदर इज कार्डियक और नॉट हिस्ट्री के अंदर, एंड देन यू नीड टू नो अबाउट द कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अफेक्टेड है। उसके बाद कॉजेज ऑफ अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद उसकी अब तक की क्या ट्रीटमेंट हुई। जब तक आप इसको इन सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं करोगे तो अच्छा, आखिरी एक सेगमेंट गॉप्स के अंदर ये भी होता है कि उसका इफेक्ट बेबी पे अब तक क्या आया या प्रेगनेंसी पे क्या आया। अनीमिया का बेबी पे इतना कोई इफेक्ट होता नहीं, मदर के अनीमिया का, बट अगेन उससे पहले के जो मैंने आपको सेगमेंट्स बोले, यू हैव टू कवर ऑल ऑफ दिस। सिमिलरली पीआईएच या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, अगर पीआईएच है या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है तो बेसलाइन तो आपने जो ले ली ऑप्स की हिस्ट्री सो ले ली। उसके बाद आपने उसका जब तक कवर नहीं किया, जैसा कि प्रेजेंट सिम्टम्स हाइपरटेंशन से रिलेटेड जिसको हम कहते हैं हेडेक, विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन, एडीमा, वो सारा कुछ तब तो, और वॉमिटिंग, तो और डीमा या फीटल या पील जो भी स्वेलिंग्स उसको भी, जब तक ये कवर, उसके बाद आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रेगनेंसी वो आपको पता होना चाहिए, फीटल और मदर की कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल, और ये कि उसको हुआ क्यों, होने क्यों में ऑब्वियसली ऑटोइम्यून की सारे प्रॉब्लम्स, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री, वो सारा कुछ, और उसके बाद अब तक की ट्रीटमेंट या अब तक का क्या मैनेजमेंट प्लान उसके पास है। तो जब तक आप इसको इन सेगमेंट्स में डिवाइड करके बात नहीं करोगे तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी। देन देयर आर मेनी पीपल हु से कि 10 मिनट्स में कैसे, अगर आपके फिंगर टिप्स पे, यू जस्ट नीड टू 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 मेक अ स्टेटमेंट ओनली, आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट ही तो बोलनी है, उसमें आपकी हर चीज ब्यूटिफुली कवर हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिपरेशन एक्चुअली। सो इसको अगले 5 हफ्तों में इसी तरीके से ही प्रिपेयर करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, उनकी हिस्ट्री के पॉइंट्स इसी पैटर्न पे, कि अभी के जो सिम्टम्स प्रेजेंट किए हैं वो कब से हैं, उनकी डिटेल्स, फिर ये कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ या उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त, उसके प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस विच विल इंक्लूड द फीटल और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, और ये हुआ क्यों है, अनीमिया है तो क्यों हुआ, हाइपरटेंशन है तो क्यों हुई, व्हाट वर द रिस्क फैक्टर फॉर, पर्टिकुलरली अगर डायबिटिक है तो क्या रिस्क फैक्टर्स है विच लेड टू डायबिटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो और आपका की क्या मैनेजमेंट वो लेती रही है। तो ये आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, ये 2-3 चीजें तो हिस्ट्री के अंदर इस, अच्छा, then again for example you have IUGR, you have small for dates, you have large for dates, you have leaking के अंदर there is a DD, कि हो सकता है vaginal discharge हो सकता है कि लीकिंग हो, अगर लीकिंग है तो लीकिंग हुई क्यों, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब क्या क्या पॉसिबल है, कहीं वो हो तो नहीं गई, जैसे कि उसको लेबर पेन तो नहीं शुरू हो गई, कहीं उसको ब्लीडिंग तो नहीं शुरू हो गई, या उसको इन्फेक्शन के कोरियो के सारे साइंस पूछने हैं, वो कॉम्प्लिक पॉसिबल, और फिर ये कि वो लीकिंग हुई क्यों, क्या उसकी पहले प्री टर्म की हिस्ट्री थी, क्या उसको कोई ऐसे क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रही थी, क्या उसका ये सारी, फिर प्री टर्म की ये सारी चीजों का जो थ्योरी का आपके माइंड में एक मैप बना हुआ है, जो एक पूरा टेबल है प्री टर्म का या प्री प्रॉम का, वो सारा आपके वो सारे आपने हिस्ट्री में बातें जब बोलोगे तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग। और दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी गो इन द नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, वी कैन नॉट मिस ऑल दीज पॉइंट्स, व्हेन सिटिंग इन अ क्लिनिक और व्हेन वी आर सीइंग अ पेशेंट इन वार्ड्स, क्योंकि अगर आप चीजें मिस कर दोगे तो फिर आपका जो है, फिर आप चीजें मिस कर जाते हो ना, फिर आप यू फॉरगेट, यू फॉर एग्जांपल इन लीकिंग यू फॉरगॉट टू टॉक अबाउट ब्लीडिंग और eruption, यू फॉर एग्जांपल इन लीकिंग यू फॉरगॉट टू आस्क अबाउट द प्रीवियस प्रेगनेंसीज और कोई पहले प्रीटर्म। अच्छा, अब ऐसे भी नहीं, देखो अब अगर प्री प्रॉम है और आप एक हिस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हो और आपने पूरी बात कर ली और आपने हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस वाली पॉइंट सारे बोल दिए हैं, और आपने पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में जाकर बोला कि उसकी प्री टर्म्स की हिस्ट्री थी, तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू मच क्रेडिट। यू शुड नो व्हेन टू टॉक विच पॉइंट, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि
प्री प्रॉम के अंदर देखो, प्रीवियस प्रीटर्म एक पेशेंट जिसके हर प्री प्रॉम 34 वीक्स पे हुआ है, हर हर प्रेगनेंसी 32 वीक्स पे एंड हुई है, और अब भी वो प्री प्रॉम के साथ आई हुई है। तो ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट, यू हैव टू मेंशन इट इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। आप एंड पे आके इसकी बात नहीं कर सकते कि जी पास्ट जब फैमिली हिस्ट्री भी होगी तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में मैं बोल रही हूँ इसको क्योंकि मैंने इस पैटर्न पे याद किया। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू चेंज योर पैटर्न विद एवरी पेशेंट। इस दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो एक 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 A to Z रट्टा मारकर जाकर तो प्रैक्टिस नहीं, जाकर प्रेजेंट करने का क्रेडिट नहीं है। प्रेजेंट करने का क्रेडिट है कि आपने कौन सा पॉइंट को कितनी इंपॉर्टेंस दी, और वो पता चलेगा कि वो आपने किस टाइम पे बोला, और बात वो सारी फिर प्रैक्टिस की। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ गुड कैंडिडेट एंड एवरेज कैंडिडेट। एंड वेरी फ्रैंकली, ये जो FCPS का एग्जाम देने आप जा रहे हो, इसमें एवरेज कैंडिडेट इज नॉट गोइंग टू पास, ओनली गुड कैंडिडेट्स विल पास। इसीलिए तो इतने कम लोग पास होके निकलते हैं एवरीडे। और उसकी वजह यही है कि whenever you are sitting in your clinic, whenever you are doing your practice, or you are seeing a patient in a ward or in your OPD, you should know the importance of every point in the history। और वही तो इम्पोर्टेंस और वही चीज तो एग्जामिनर ने पिक करनी है कि इसको कितनी सेंस है कि इस सिनेरियो को लेकर अम, इसने इसने इस चीज को किस तरीके से प्रिडिक्ट किया, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। बेसिकली आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट 5 वीक्स। और ये बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस से आएगा। फिंगर टिप्स पे इन सारी चीजों को करना, जैसे कि देखो इस वक्त अभी मैं बोल रही हूँ आपको कि क्या चीज किस वक्त बोलनी है। यू जस्ट गिव मी अ टॉपिक एंड आई कैन टेल यू कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है। कार्डियक पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल, कार्डियक पेशेंट है, शी इज अ केस ऑफ नॉन कार्डियक डिजीज। देन आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस या उन सब चीजों के एंड पे आके नहीं बोलना कि वो आपके हिसाब से न्यूयॉर्क क्लासिफिकेशन जो है हार्ट डिजीज की, उसकी कौन सी ग्रेड पे है। ठीक है। अगर वो पेशेंट नॉन कार्डियक है तो यू विल स्टार्ट योर हिस्ट्री इवन बिफोर योर द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आप शुरू में बोलना शुरू करोगे कि वो नॉन कार्डियक है, या उसको पहले, या उसको रिमेटिक डिजीज रही थी पहले। तो ये कि नॉन कार्डियक है क्या, इज शी केस ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज और इज शी केस ऑफ रिमेटिक हार्ट डिजीज। ये आपकी पहली लाइन में ही क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर वो नॉन कार्डियक है तो इज शी ट्रीटेड केस ऑफ कार्डियक डिजीज और शी इज कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ कार्डियक डिजीज। नंबर 2, शुरू में ही पहले ही 2 लाइनों में पता लग जाना चाहिए कि इज शी ऑन एनी मेडिसिन और नॉट, इज शी कंप्लायंट और नॉट। और चौथे उसमें कि वो ICU में रह के आई हुई है, पेशेंट हु हैज अ कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी एंड who had a stay in a cardiac in a CCU, would mean that she is having grade 4। she वो हाई ग्रेड क्लासिफिकेशन में आती है, चाहे वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी बैठी हो, उसके ऊपर एक लेबल लग गया तो शी विल रिमेन लाइक दैट, एक्सेप्ट कि कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट में करेक्शन हो गई। सर्जिकली ट्रीटेड कार्डियक डिजीजेस हमारी ग्रेड या माइल्ड मॉडरेट में कम आ जाती है, तो ये चीज आपने वहीं पे रूल आउट करनी है। उसके बाद आप शुरू करोगे कि उसकी क्या क्या हर ट्राइमेस्टर में कैसे मैनेज होती रही और क्या होता रहा। जो क्रॉनिक मसाइल होते हैं वो हम हमेशा अपनी हर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस या कोई भी चीज शुरू करने से पहले ही क्लियर करते हैं। जैसे कि क्रॉनिक हाइपर, एक पेशेंट है जो कि है ही क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, तो you have to talk to you we always start the history with this, that she is chronic hypertensive for last, for example, 5 years or 3 years, and is taking this medicine, or she was taking this medicine before pregnancy which was shifted to this medicine later on। Excuse me। ठीक है। और शी वॉज देन शिफ्टेड टू दिस दिस मेडिसिन लेटर ऑन, एक चीज। और उसके बाद ये कि फिर ये कि जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की इम्प्लीमेंटेशन होती है आईज, हार्ट और किडनी पे, कि कभी उसके टेस्ट हुए या नहीं हुए और वो सारा कुछ, तो वो आपने पहली लाइन में रूल आउट करके उसके बाद आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी पे या जो भी ट्राइमेस्टर वाइज आप हिस्ट्री लोगे। और फिर ये कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन का हुआ क्योंकि क्या वो ऑटो, कई दफा SLE के साथ होती है, कई दफा तो वो एंड पे के वजह क्या थी वो सारा कुछ होने का। तो आपने हिस्ट्री को प्लीज इस तरीके से लेके चलना है। हिस्ट्री समथिंग जो शायद हमें लगे कि वी कैन मैनेज, या हमें लगे कि हम ये तो हो ही जाएगा,
चलो एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं या इन्वेस्टिगेशन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं तो 2 क्लासेस सिर्फ हिस्ट्री पे ले सकती हूँ। हिस्ट्री इज दैट इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट कि 10 मिनट में अगर आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन का केस है, पूरा का पूरा ही केस है, तो आप सोच नहीं सकते उस उन 3 मिनट्स में आपने कितने ट्रिकी तरीके से, कितना जबरदस्त किस्म की हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू, जिस तरह सारी जिंदगी से कहते आ रहे हैं, जब हम लोग भी एग्जाम दे रहे थे बहुत साल पहले, उससे वही कई साल पहले से कहते आ रहे थे कि फैसला हो जाता है हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे कैंडिडेट का। And this is exactly what should be done, not only in your exam. I always say this, that this exam is not at all different from your normal practice, which are you going to do, which you are actually doing in your departments also. It is that important कि bedside पे खड़े होके आपने पेशेंट से 2 बातें जो की हैं, वो 2 बातों पे ही फैसला हो गया कि आप आगे क्या करने वाले हो। सो इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज एक्चुअली जज्ड इन द एग्जाम। तो हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एग्जामिनेशन, यस, जो चीजें हमने हिस्ट्री में की, अब उसी चीज को शॉर्टलिस्ट करना है एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा कि इवन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज नॉट लाइक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट लाइक कि आपने आंखें बंद करके बस कोइलोनिकिया देखा नहीं देखा, पाम देखे नहीं देखे, आइज देखे नहीं, स्क्लेरा देखे नहीं देखा, कंजंक्टिवा देखे नहीं देखा, मुंह की आपने एनीमिया किधर देखना है, नहीं देख, यू डोंट नो, यू जस्ट प्रिटेंडिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। लिम्फ नोड है तो आपने देखे, इट इज दैट यू आर एक्चुअली डूइंग इट। And when you know that why are you doing it, then your hand movement, your eye movement will tell that you know that why you're doing it. Because you really need to know कि उसके अंदर वो चीज पिक करने वाली है भी कि नहीं। क्योंकि देखो, why are we doing as obstetrician, why are we doing the general physical examination? We are doing it because we need to know कि कोई और चीज अगर है, फॉर एग्जाम्पल lymph nodes are necessarily enlarged है, फॉर एग्जाम्पल उसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कुछ है, फॉर एग्जाम्पल उसके इन्वर्टेड निपल्स हैं, यू कैन जस्ट लेटर ऑन गाइड हर के ब्रेस्ट फीडिंग आगे जाकर क्या प्रॉब्लम कर सकती है, बिकॉज यू हैव पिक्ड दिस थिंग इन योर एग्जामिनेशन। और फॉर एग्जाम्पल अननेसेसरीली लिम्फ नोड्स लार्ज मिल गए जनरल फिजिकल में, तो वी एटलीस्ट नो कि वे टू रेफर दिस पेशेंट टू, हम इसको किस डॉक्टर के पास रेफर कर सकते हैं। हमें कोई S1 S2 के अलावा कोई एडिड साउंड मिल गई है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने अपने साथ किस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना है। सो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर वहाँ टाइम कम है, जैसे 10 मिनट का स्टेशन है और आपने बहुत टू द पॉइंट बात करनी है, तो यू शुड ऑल्सो नो कि जनरल फिजिकल में भी उस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या क्या चीजें मिलने का चांस है, तो आप सिर्फ उसकी बात करना जानते हो। तो सीक्वेंस के हिसाब से, और उस और एट द सेम टाइम यू शुड नो कि आपने वो चीज उसमें चेक की क्यों की। व्हाई आर यू चेकिंग कोइलोनिकिया एनीमिया, व्हाई आर यू चेकिंग ओरल, you're doing an oral examination in particularly in anemia, why are you in particular patient you're checking the thyroid or the renal buoy, or why are you checking JVP in some patients and not in all। तो आपको ये चीजें ना सिर्फ परफॉर्म करनी आनी चाहिए, बल्कि आपको ये रीजन भी पता होनी चाहिए। एंड प्लीज डोंट जस्ट pretend to do it, you should do it properly, your fingers should be trained enough to perform it properly, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्पेसिफिक एग्जामिनेशन आ जाता है, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, जैसे कि ऑप्स का एग्जामिनेशन, विच इन्वॉल्व्स एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, जिसके अंदर आपका इंस्पेक्शन, पेल्पेशन और वो सारा कुछ आ जाता है। सो और ऑस्कल्टेशन, ऑफ कोर्स परकशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तो ऑब्वियसली वो तो हम लोगों को पता ही होता है, उसमें तो उसमें लोग समझते हैं कि उसी में ही पास फेल होंगे, हालांकि मैंने आपको बताया हिस्ट्री और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी कितना इंपॉर्टेंट है। बट यस, जो ऑप्स का एग्जामिनेशन है उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई चीज मिस कर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें वापसी का रास्ता नहीं है। अगर आप करके निकल आए हो और अब आप इन्वेस्टिगेशंस पूछ रहे हो, यू कैन नॉट जस्ट गो बैक एंड टॉक अबाउट एग्जामिनेशन अगेन, यू कैन नॉट से आई मिस्ड दैट। यू शुड नॉट मिस इट, बिकॉज दिस इज वन थिंग जो सिर्फ हमारी फील्ड से रिलेटेड है, जो हम ही करेंगे, और उसको सीक्वेंस के हिसाब से पेशेंट को कंफर्टेबल रखते हुए करना बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वी डू द इंस्पेक्शन एट फर्स्ट। इंस्पेक्शन में छोटी छोटी चीजें आंखों का पिक कर लेना आपकी प्रैक्टिस शो करेगा, विच इज द स्कार, विच इज एनी हर्निया, विच इज कोई और मार्क्स एब्डोमेन पे, ये छोटी छोटी बातें। एंड देन you do the superficial palpation that will involve you are keeping an eye on the patient's face, you are talking to her at
the same time you're doing the examination. Tenderness है या नहीं, superficial deep. If you feel like you can check for the visceromycelia, you can, because अगर early pregnancy or so. But if it is, for example, obstetrical term का examination, mostly patient exam के अंदर 28 से 32 weeks के बीच में आते हैं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकती हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये कि यही वो टाइम है जिसमें एग्जामिनेशन का पता लगता है कि आप फंडल हाइट कैसी ले रहे हो। तो यस, यू शुड नो कि आपने उसका सारा एग्जामिन कैसे करना है, बट एट द सेम टाइम आपने पेशेंट को साथ लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ क्लासेस ली हुई है, मेरी बहुत सारी क्लासेस सारे ऑप्स के टॉपिक से रिलेटेड हैं तकरीबन, यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर। तो आपने फॉर एग्जाम्पल ट्विन है, ट्विन का डिफरेंट एग्जामिनेशन है। यू लुक फॉर द फीटल पोल्स, यू लुक फॉर द प्रेजेंटिंग पार्ट, यू लुक फॉर द आप फीटस वन का जिक्र कर सकते हो, बट यू 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 कैन जस्ट चेक मल्टीपल पार्ट्स होते हैं वो। कई दफा लाइकर का आप नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ द मल्टीपल पार्ट्स, उसको किस तरीके से करना है। देन हाउ यू गोइंग टू चेक द फीटल हार्ट रेट इन ट्विन्स, यू हैव टू, इफ यू थिंक इट्स ट्विन, देन यू हैव टू प्रिटेंड इन अ वे कि आपने दो ऑपोजिट पोल्स पे रख के फीटल हार्ट लिए हैं, जो कि 10 बीट्स पर मिनट अपार्ट है, विच वुड टेल मी, टेल द कैंडिडेट herself and tell the examiner also कि this is twins and you're not checking the fetal heart of the same baby again and again instead, because 10 beats apart है और 10 बीट से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। एक चीज, दूसरा, दो ऑपोजिट पोल्स पे, इसलिए वो ट्विंस है। तो इस तरीके से आप करोगे। किसी ने, फातिमा ने कोई कमेंट लिखा हुआ है स्टेप की बेल्ट से। वेल, दीज आर फ्यू थिंग्स जो सारी जिंदगी से कंफ्यूजिंग है कि हमने फंडल हाइट्स मेजरिंग टेप से लेनी है या क्या करना है। हम तो हाथों से मेजर करते हैं। नंबर टू ये कि हम स्टेप से लें या हम फीटोस्कोप से लें। वेल, द थिंग इज के आई डोंट नो व्हाई, बट एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि मेजरिंग टेप इज टू बी यूज्ड। सो यस, आपको मेजरिंग टेप से चेक करना आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू रिकन्फर्म इट विद योर फिंगर्स, बिकॉज वो भी एक स्टैंडर्ड तरीका है, तो आप कर सकते हो समटाइम्स मेजरिंग टेप्स एंड योर फिंगर। बट एक चीज और भी मेरी याद रखना, सॉरी, एक मिनट, आई हैव टू टेक दिस कॉल। ऑलराइट, सॉरी। सो मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ, सो मेजरिंग टेप का मैं बता रही थी। लेकिन अच्छा, कुछ कई दफा आपकी मेजरिंग टेप हैंड के मेजरमेंट पे मैच नहीं करती। एक चीज याद रखना, 4 सालों की ट्रेनिंग में हम लोग सारे बहुत पेशेंट्स देख चुके होते हैं, हमने काफी पेशेंट्स के एग्जामिनेशंस कर लिए होते हैं। बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर हैंड एग्जामिनेशन, यू कैन क्विकली डू योर ओन एग्जामिनेशन इन योर ओन वे टू फाइंड एग्जैक्टली, हमारे हमें कई दफा एस्टिमेटेड बेबी वेट ही अपने अपने तरीके से ही पता चलता है। हमें फंडल हाइट अपने तरीके से ही पता चलती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहां पे गुंजाइश नहीं है ना फंडल हाइट गलत का। आप एक नए तरीके से जाके करना शुरू कर दो और आपको पता भी है कि 32 वीक्स है और आप बोली जा रहे हो 28 वीक्स की फंडल हाइट है, तो फिर तो ज्यादती है अपने साथ। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग, बट यू शुड परफॉर्म इट विद मेजरिंग टेप ऑल्सो समटाइम्स। वेरी वेरी रेयरली, वेरी फ्रेंकली, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मेजरिंग टेप से थोड़ी रीडिंग डिफरेंट आ जाती है आपकी। जैसे कि इफ यू थिंक इट्स 32 वीक्स या इफ यू थिंक इट्स 34 वीक्स विद योर फिंगर्स एंड यू श्योर अबाउट इट, मेजरिंग टेप आपको 30 वीक्स से ज्यादा का बता ही नहीं रही। तो एग्जामिनर वहां पे खड़ा होता है, वो आपके सर पे खड़े होते हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आपने वो कहेंगे कि आपने तो 32 वीक्स बोली है, बट योर मेजरिंग टेप वाज शोइंग इट टू बी 28 वीक्स, व्हाई वाज इट लाइक दैट? तो व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली इज द फंडल हाइट, एम कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कहोगे इट इज 32 वीक्स और मेरी एग्जामिनेशन ने मुझे बताया कि 1.2 kg का बेबी है, और ये वो प्लस माइनस ऑफ कोर्स 500 ग्राम हम बोलेंगे, बट एक एक नंबर फिगर भी आपने बोला। बट फिर आप कहोगे कि नॉट नेसेसरीली। देखो, जो एक तो ये कि मेजरिंग टेप का डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट बॉडी हाइट्स, डिफरेंट बॉडी शेप्स, लाई ऑफ बेबी से डिफर कर जाता है।
ठीक है। तो आपकी हैंड से जो आप अपनी फंडल हाइट ले रहे हो एंड देन ओवरऑल एस्टिमेटेड बेबी वेट मेंशन कर रहे हो, तो इस वजह से वही है, उस पर अड़ी रहना, बिकॉज वही आप सारी जिंदगी सीखते आए। बट डू कीप अ मेजरिंग टेप विद योर सेल्फ, और यू शुड नो एग्जैक्टली कि उससे भी कैसे करना है। और ये बहुत रेयरली होता है कि मेजरिंग टेप और आपके हैंड की मेजरमेंट डिफर करे, मोस्टली सेम ही होती है। बट अगेन आपको कॉन्फिडेंस अपने उसी तरीके से आएगा जैसे आप करते रहे हो, वो बिल्कुल गलत नहीं है जो करते रहे हो, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अभी किसी ने, हाँ, स्टेथोस्कोप वर्सेस फीटोस्कोप, राइट। फ्रैंकली स्टेथोस्कोप, देखो ना, हमें स्टेथोस्कोप से बात होता है करने की, ना हमें फीटोस्कोप से। अब तो सोनिकेट और सीटीजी का जमाना आ चुका है। हमारे जमाने में नहीं था सीटीजी और सोनिकेट का जमाना। वी यूज टू हैव फीटोस्कोप और एटलीस्ट स्टेथोस्कोप, उसके अलावा फीटल हार्ट चेक करने का नहीं होता था तरीका। वो एक हैंडी चीज होती थी। वेरी फ्रैंकली फीटोस्कोप से आना चाहिए। ट्राई टू यूज फीटोस्कोप इन एग्जाम ऑल्सो। एक्चुअली एग्जाम के अंदर हर रिसोर्सेज में हम करते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी भी ऐसे भी हालात नहीं है कि हर जगह सीटीजी या हर हमारे पीजी ट्रेनिंग की पॉकेट में सोने के दो। स्टेथोस्कोप से बेहतर फीटोस्कोप समझा जाता है। फीटोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज स्पेसिफिक टू इट, और वेरी फ्रैंकली बहुत खूबसूरत आवाज आती है फीटोस्कोप पे। तो फीटोस्कोप रख के चेक करना जरूरी आना चाहिए। कहाँ पर रखना है, पेशेंट के फेस की तरफ देख रहे हो ना, इट्स बेटर। बट अगेन इफ यू आर चेकिंग इट विद स्टेथोस्कोप, ऑब्वियसली इससे आपका वो नहीं होगा कि जैसे कहते हैं पास फेल वाले में, जैसे फंडल हाइट गलत बता दी तो फेल हो जाते हैं। फीटोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से कर लिया, पास फेल वाली बात नहीं, बट इट गिव्स वेरी गुड इंप्रेशन इफ यू आर मोर हैंड्स ऑन, ऑन विद दिस फीटोस्कोप। तो फीटोस्कोप इज अ वेरी गुड थिंग टू चेक फीटल हार्ट विद। सो ये है कार्डियक एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन विद स्टेथ शर्ट के बाद। आपने हर एग्जामिनेशन में एक्सपोजर से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। इफ यू डूइंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यू हैव टू एक्सपोज द पेशेंट। कार्डियक एग्जामिनेशन यू कैन नॉट परफॉर्म विदाउट एक्सपोजिंग। Obviously, inspection is a very important part of the cardiac examination. You have to check for the scar mark. कई दफा पेशेंट की हार्ट की सर्जरी हुई होती है। Then you have to look for the विजिबल पल्सेशन, जिसे कहते हैं ना, मरमर की ग्रेडिंग होती है, विजिबल मरमर होता है, विजिबल पल्सेशन भी होती है, इस तरह पैल्पेबल मरमर भी होता है। तो आप बगैर एक्सपोज किए नहीं फिर वो कर सकते। सो इस तरीके से, ठीक है। सो एग्जामिनेशन के अंदर मैं आपको ये बता रही थी कि आपने हर चीज को रूल आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, देन एक चीज और, एक टिप एग्जाम में ऑप्स के एग्जामिनेशन के लिए ये कि यू डू नॉट नीड टू डू पेल्विक एग्जामिनेशन एट ऑल इन एनी ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। ना ही वहां ऐसा कोई अरेंजमेंट होता है कि ऑप्स के एग्जामिनेशन में पीवी करने की जरूरत पड़े। अगर पेशेंट फॉर एग्जाम्पल सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर किया, तो यू, अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि इसने प्रीटर्म का कहा और आपने हिस्ट्री ली प्रीटर्म की, और आर यू नॉट गोइंग टू डू पेल्विक एग्जामिनेशन, तो आप फिर कहोगे, फिर यू शुड नो कि पेल्विक एग्जामिनेशन प्रीटर्म में सिर्फ तब जायज है जब आपको एब्डोमेन पे यानी पेल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन मिल गई है पीए के ऊपर। ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर अगर आपको पेल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन मिली है तो पीवी करना जायज है। विदाउट पेल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, ओनली ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री, फिर बिल्कुल नहीं अलाउड कि आप पेल्विक एग्जामिनेशन करो ऑप्स के पेशेंट में। हाँ, उसके अलावा अगर टर्म का पेशेंट है, लेबर में है, या यू वांट टू डू द पेल्विमेट्री और एनीथिंग, देन यू कैन डू द पेल्विक एग्जामिनेशन। और पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर ऑप्स में कहाँ पे स्टरलाइज्ड ग्लव्स चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। नॉर्मली वी डू ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन एट टर्म विदाउट एनी स्टरलाइज्ड ग्लव्स। हम नॉर्मली टॉप ग्लव्स या पॉलिथीन ग्लव्स से भी कर लेते होते हैं। और स्टरलाइज्ड ग्लव्स आपको सिर्फ ऑप्स में एक चीज एक जगह पर चाहिए, और वो है प्री प्रॉम का केस। अगर वो प्री प्रॉम का केस है, देन यू ऑलवेज से स्टरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन। उसके अंदर यू हैव टू यूज एवरीथिंग स्टरलाइज, बिकॉज उसमें कोरियो ना हो जाए। अदरवाइज आस्किंग फॉर स्टरलाइज्ड ग्लव टू चेक अप टर्म का पेशेंट और पेशेंट इन लेबर, उसके अंदर आप बार बार स्टरलाइज्ड ग्लव्स खोल खोल के एग्जामिन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पास नहीं होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट को। उसकी वजह यह है कि इतना बैड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट गुड। सो आपको वहां पर एग्जाम में आपको पता ही नहीं है वहां पे क्या क्या चीजें नोट हो रही हैं। इसीलिए तो इतने सारे कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट पास होता है, और जो पासिंग कैंडिडेट होता है ना, उसको पता होता है कि वो पास क्यों हो गया। वो भी निकल के कहता है कि शायद आज दिन था, आज दिन था तो हर चीज ठीक ही होती गई। हालांकि उसकी एक एक मूवमेंट, एक 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 चीज से उसकी
प्रैक्टिस नजर आ रही होती है, उसकी तैयारी नजर आ रही होती है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड नो डाउट दिन होता है, नो डाउट वहां उस दिन कुछ ऐसा होता है कि अल्लाह चीजें वाकई लिंक से लिंक बनाता जाता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आ जाता है। लेकिन अनलेस यू हैव डन एक्सेलेंट प्रैक्टिस, जब तक आपके जिसे कहते हैं ना फिंगर टिप्स और आपके ब्लड में वो चीज नहीं आ चुकी होती ना, यू डो नॉट, आपकी वो क्लैरिटी ऑफ चीजें जब तक नहीं होती, वो आपने किस वक्त स्टरलाइज्ड लव मांगना है, किस वक्त नहीं मांगना, आपने सर्विक्स को कैसे अप्रोच किया और कैसे नहीं किया, दिस इज ऑल जो आपकी तैयारी के दौरान प्रैक्टिस जो कर रहे हैं। बिकॉज अब 5 वीक्स रह गए हैं, तो आई एम टेकिंग दिस क्लास ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि आगे। अब आई एम सॉरी, मैंने टॉपिक तो फाइब्रॉइड का लिखा था, बट शुरू में बहुत अच्छा किसी ने आइडिया दिया कि बिकॉज 5 क्लासेस रह गई हैं, बिकॉज 5 वीक्स रह गए हैं, तो अब हम इन 5 क्लासेस को इस तरीके से हम यूज करें कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी हो जाए, राइट। तो बिल्कुल, अभी आसिया आपकी मैं अभी लेती हूँ क्वेश्चन, वैसे कमेंट पूरा कर दूँ तो आपने अब ऑप्स के अंदर इस चीज को हिस्ट्री से लेके एग्जामिनेशन तक तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जी आसिया का क्वेश्चन लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन। जी आसिया, मैडम। म्यूट हो गया आप। सॉरी, आपका म्यूट दब गया, अनम्यूट करके बोलोगे। हाँ जी जी। मैडम, लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उससे 1 वीक पहले मैंने जेपीएमसी में एक मॉक्स अटेंड किया था, तो वहाँ पे जो है वो प्रोफेसर रजिया कुरैशी है ना, जो एग्जामिनर भी होती हैं, तो जी जी जी। उनके पास केस अटेंड किया था। वो कार्डियक डिजीज का पेशेंट लेके बैठी हुई थी और उसको मरमर्स वगैरह थी उस पेशेंट को, और वो नॉन रोमेटिक की पेशेंट थी। तो जब मैंने उनका एग्जामिनेशन किया, तो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, तो जब मैं पर एब्डोमिनल पेशेंट के एग्जामिनेशन पे आई और मैंने पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए बिठाया, तो मैंने उसका सब किया, जेवीपी भी देखा, बीपी भी देखा, फिर उसको मेजरिंग टेप से मैंने किया, तो और स्ट्रेच, फिर उसके बाद वो मुझसे कहती हैं कि जब मैं सब कुछ कर चुकी और उनके पास नेक्स्ट टेबल पे वाइवा के लिए आई और समराइज किया, तो वो मुझसे कहती हैं, बेटा तुम्हें ग्लव्स नजर नहीं आए थे? मतलब वो चाह रही थी कि मैं डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के पेशेंट का एग्जामिनेशन करूं। देखो, ये वो जमाना था जब कोविड आया था, तब एक्चुअली हो गया था ये ट्रेंड कि इवन इफ यू आर अप्रोचिंग अ पेशेंट, इवन इफ यू आर डूइंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, यू शुड बी वेयरिंग ग्लव्स। इफ यू आर डूइंग abdominal examination, you should be wearing gloves. This is not a bad idea. Polythene gloves या top gloves are not very expensive, they are cheap. अगर आप पहन के करना चाहो, अगर आप नहीं भी पहन के कर रहे हो, तो इसमें पास फेल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई अननेसेसरीली स्टरलाइज ग्लव मांग रहे हैं, एक पेल्विक एग्जामिनेशन ऑफ अ टर्म पेशेंट और ऑफ अ लेबरिंग पेशेंट, वो फेल होने वाली बात है। लेकिन अगर वैसे आप पेशेंट को अप्रोच करो एंड यू आर हैविंग देयर, अब हम लोगों में से बहुत लोगों की आदत ही बन गई है कि हम सैनिटाइजर पॉकेट में रखते हैं। हमने अगर पेशेंट की पल्स भी देखी है, तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि फॉरेन सैनिटाइजर यूज कर लेते हैं। दीज आर एक्चुअली वेरी गुड हैबिट्स, बट अगेन इफ यू डूइंग इट, इट्स गुड। अब तो कोविड है नहीं, ये वो टाइम था जब कोविड आया हुआ था कि प्रेफरेबल था कि यू शुड बी वेयरिंग एटलीस्ट पॉलिथीन ग्लव्स और एनीथिंग। इट्स नॉट ओनली फॉर योर ओन सेफ्टी बट ऑल्सो फॉर सेफ्टी फॉर अदर पेशेंट। यानी इस पेशेंट को एग्जामिन करके अब आप दूसरे पेशेंट की तरफ गए हो, तो उसके लिए भी सेफ्टी है। तो इसलिए तो आई थिंक इट मतलब वाज मैडम नॉट अ जैसे वेरी बैड मैडम थिंग टू से, बट मैडम जैसे सीपीएसपी का हमारे स्टेशन का वो बना हुआ होता है, जो पूरा पार्टीशन बना हुआ होता है, तो उसमें उन्होंने जो है वो एक ट्रॉली होती है और द टेबल, उस पे काफी सारी चीजें रखी हुई होती हैं, तो अगर उस पे नो, डिस्पोजेबल ग्लव्स रखे अब नहीं रखे यूज हुए करना। अब कोविड नहीं है, यू डोंट नीड इट। बिकॉज हमारे ओके। जो हैंड्स है ना, देखो हम यूज भी ऐसे करते हैं कि उससे, अब जैसे हम फंडल हाइट चेक करते हैं ऐसे, ठीक है, या ऐसे, क्योंकि हमारे हाथ की जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे सेंसेशन ज्यादा पिक कर, हम कभी भी पूरे पाम से फंडल हाइट नहीं चेक करते, क्योंकि वो उतना जल्दी शायद पिक नहीं कर सकता। जब हम ब्रेस्ट हाँ एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम फिंगर्स का अपर वाला पार्ट यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टेंडेंसी है मैस को पिक करने की, ठीक है ना। तो तो जिस हैंड मूवमेंट से हम चेक कर रहे हैं, उसकी भी एक साइंटिफिक रीजन है एक्चुअली। तो अगर हम ग्लव्स पहन लेंगे, तो इट द सेंसिटिविटी बिकम्स अ लिटिल लोअर, नॉट लाइक जीरो, बट यस इट बिकम्स अ लिटिल लोअर। तो 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 यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन, देर इज नो इंडिकेशन नाउ दैट यू, हाँ, अगर आप विदाउट ग्लव्स कर रहे हो, बाद में सैनिटाइजर यूज कर लो, ठीक है, हाँ मैं या हाँ। स्टेरिलियम या जो। तो बट अब ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि यू शुड बी वेयरिंग ग्लव्स व्हेन यू डूइंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, पेल्विक के अंदर यस यू विल डू पॉलिथीन और वो सारा, ठीक है।
सो इस तरीके से करेंगे। और मैडम इन सब चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना, कि जैसे अगर पेशेंट को हम एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो हम उससे परमिशन लें, उसको वाइट शीट उसको पेशेंट को डालें, और फिर हम उसको मतलब लिमिटेड पेशेंट को एक्सपोज। जो अप्रोच आपने करना है, यू you नो वो तो बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग फॉर एग्जांपल, व्हेन आर यू डूइंग द कार्डियक एग्जामिनेशन, व्हेन आर यू डूइंग द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, व्हेन आर यू एक्सपोजिंग द एब्डोमेन, व्हेन आर यू नो इफ यू आर डूइंग द पेल्विक एग्जामिनेशन, अ गायनी पेशेंट, हाउ यू गोइंग टू एक्सपोज। ये तो इतनी प्रैक्टिस है, यू कैन नॉट इमेजिन। इस वक्त तो लगता है ना बैठे बैठे कि हाँ चलो मैं स्पेकुलम कर लूंगी, मैं ये कर। बट आपने लाइट कब ऑन करनी है, लाइट कब सेट करनी है, ग्लव्स किस टाइम पे पहने हैं, पेशेंट एक्सपोज कब होनी है, पेशेंट जब लेटी है तो लेटे लेटे में सब कुछ कर लेना है, जब बैठी है तो फिर एक ही दफा लेटाना है। इट्स नॉट अच्छा बीएमआई के लिए कब लेके जाना है, ये तो हाउ आर यू डीलिंग विद द पेशेंट। उसको पता ही ना चले पेशेंट को कि वो एग्जामिन हो गई और उसकी हिस्ट्री भी ली गई। इतने खूबसूरत तरीके से आपने उसको अप्रोच करना है, और जब तक वो चीज नजर नहीं आती, इफ अगर एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का स्टेशन है तो आप फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री एग्जामिनेशन का स्टेशन है, तो लोगों ने तो फ्रैंकली इतनी भी प्रैक्टिस की होती है कि बिकॉज आपने टाइम पूरा करना है, तो उनकी इतनी भी प्रैक्टिस होती है कि जब वो नेल्स देख रहे हैं पेशेंट की, या वो पाम चेक कर रहे हैं, या वो पल्स चेक कर रहे हैं, तो वो हिस्ट्री का कौन सा सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर जाकर ना एक टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेसर आके बैठे हैं, एग्जामिनर है, एग्जाम सिनेरियो चल रहा है, बेल बज जानी है, अगला स्टेशन पिछला स्टेशन, अच्छा हुआ नहीं हुआ, दिमाग में इतना कुछ होता है कि जब तक आपकी बॉडी इस प्रैक्टिस से ना गई हो कि आप आपने क्या करना है, तब तक खुद से उस टाइम पे नहीं होता कि आप ये सोच के चले जाओ कि मैं जो हूं ना, इंस्पेक्शन के बाद मैंने पेल्विक के मैंने पीएस करना है तो मैं स्पेकुलम उठा कर लूंगी, सो के बट सर लाइक दैट। जब तक आपने इतनी प्रैक्टिस ना की हो कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेते लेते कब उसे लिटा दिया, कब आपने उसे रिक्वेस्ट करके शीट डाल के एक्सपोज किया, उस वक्त कब आपने लाइट ऑन की, when did you ask for the bladder empty or not, and when are you wearing your gloves, when are you inspecting, when are you know ये चीजें ऑटोमेटिकली तब होंगी जब आपने बेइंतहा प्रैक्टिस की होगी। अदरवाइज क्या होगा कि वहां पे आप हिस्ट्री पूरी हो नहीं रही, आपने किस वक्त पेशेंट को पूछा कि एक्सपोजर एक्सपोजर करना है, किस वक्त सब कुछ हो गया, लाइट ही ऑन करना भूल गए पीछे से, तो विदाउट लाइट तो इंस्पेक्शन हो नहीं सकती। Now you are either requesting the examiner to switch on the light because you're standing there wearing your sterilized gloves, or you're wearing gloves already, gloves पहन के कभी लाइट ऑन कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। फिर उस chaos में क्या हुआ कि आपसे गलत स्पेकुलम उठाया गया। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट नली पैरस एंड यू हैव टेकन अप अ वेरी बिग स्पेकुलम, या तो उसके अंदर नहीं जा रहा है, या वो चीखें मार दी उसने, या फिर आपने बहुत छोटा उठा लिया मल्टी पैरस के अंदर, आपको सर्विक्स ही नहीं मिल रहा। तो जब हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से आप लेके चलोगे तो अ, तो तो दैट विल बी द डे जिस दिन निकल के आप कहोगे कि अल्लाह हर चीज लिंक से लिंक बनाता गया और मेरा आज दिन था। बट दिन तो होता है, बट एट द सेम टाइम वो दिन तब होता है जब आपने इतनी प्रैक्टिस की हो कि वहां पे आप खुद ही परफॉर्म कर रहे हो। सिमिलरली इतनी प्रैक्टिस की हो कि वहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं भी आई, तो आप एग्जामिनर के साथ इस तरीके से बात करो कि एग्जामिनर को नजर आए कि यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग, और आपको एक तरह से आइडिया हो कि अगला सवाल क्या आने लगे। और इसलिए जब हम क्लासेस लेते हैं तो मैं कहती हूँ प्लीज प्रेजेंट करें, कम अप विद प्रेजेंटेशन। यू कैन नॉट इमेजिन द सेम क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड इन द एग्जाम्स। और अगर आपसे ये सवाल क्लास में पूछा गया और वो एग्जाम में पूछा जाए तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितना अच्छा वहां जवाब दे दोगे, और क्या पता कौन सा जवाब क्लिक क्लिक कर जाए एग्जामिनर को। सो इस वजह से प्रैक्टिस जो है ना इतना ज्यादा आपको हेल्प करती है स्किल या परफॉर्मेंस वाले एग्जाम्स में, कि हम खुद भी नहीं सोच सकते। सो हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस आर सिमिलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्स्टेट्रिक्स। अगेन मेक अ लिस्ट, आपको क्लिक करके पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक पेशेंट है, सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी जी, जस्ट यस, नो वन नो नो। सेकंड। मैडम जैसे इसका मतलब ठीक है मैडम, मैं समझ गई। मैडम यानी हम आए, हमने पेशेंट के आए पास, पेशेंट को ग्रीट किया, पेशेंट की हिस्ट्री लेना शुरू की। अब पेशेंट हमारा बैठा हुआ है और हम हिस्ट्री लेते हुए ही उसके वाइटल्स लेना शुरू कर दें बातों ही बातों में, और उसके साथ ही हम उसका जो है वो बैठे बैठे जितना जनरल फिजिकल हम कर सकते हैं कर लें, और फिर इन द मीन टाइम हमने उसे देखो लिटा दिया, और हम नॉर्मली और हमसे बात भी नॉर्मली कर क्या रहे हैं। होता है, और
ये भी याद रखना कि इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, बट इट्स अबाउट हाउ यू आर टेकिंग द हिस्ट्री। इफ इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग, यू आर टेकिंग हिस्ट्री अलॉन्ग विद इट। अगर आपने ऐसा कुछ करना है, एक्सक्यूज मी, तो आपकी हिस्ट्री जो है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली बायोडेटा एंड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ द हिस्ट्री। नॉर्मली ये एग्जामिनेशन से पहले ली जाती है, आराम से बैठ के, मतलब इसका अगर 2-4 मिनट इसके हैं तो इसी के हैं, क्योंकि इसमें यू कैन नॉट मिस एनीथिंग। जब आप जनरल फिजिकल शुरू करते हो ना, तो जो छोटी मोटी हिस्ट्री होती है ना, जैसे फैमिली हिस्ट्री, पास और प्रैक्टिकल हिस्ट्री कह लो, या चलो पास और प्रैक्टिकल को अगर आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, वो फिर आप ले लेते हो जनरल फिजिकल के साथ। उसमें फिर आपने याद किया एक्सक्यूज मी, कि आपने किसमें क्या पूछना है, ताकि आपके उसमें भी पॉइंट्स ना मिस हो। लेकिन नॉर्मली हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट टेक इट अलॉन्ग व्हाइल डूइंग द एग्जामिनेशन ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कार्डियक पेशेंट, आपने उसकी कैटेगराइजेशन भी कर ली, ग्रेडिंग भी कर ली, फिर आपने माइल्ड मॉडरेट सिवियर सिवियर डिजीज की भी कैटेगराइजेशन करनी है, यानी रिस्क फैक्टर्स को भी कैटेगराइज करना है, फिर वो डिजीज उसको हुई क्यों उसको करना है, फिर उस डिजीज की इस वक्त क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्प्लीमेंटेशन, फिर आपने उसका जो पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसकी डिजीज को एग्रेवेट कर सकते हैं, जैसे अनीमिया, इन्फेक्शन, स्ट्रेस वगैरह, उस चीज को रूल आउट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अब तक की क्या ट्रीटमेंट चल रही है। अगर इन सेगमेंट्स में आपने कार्डियक डिजीज को रूल आउट करना है, तो यू कैन नॉट डू इट while doing examining the patient at the same time, obviously। चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट कर सकते हो। तो आपने इस तरह नहीं करना। आपने जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हिस्ट्री है पूरी, फिर आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस को अलग से ही लेना होता है। और फिर हाँ, पास्ट, अगर इसके अंदर पास्ट और प्रैक्टिकल हिस्ट्री इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, जैसे ग्रेविडा 2 पैरा 1 है, तो फिर पास्ट और प्रैक्टिकल हिस्ट्री, तो उसके फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री, वो चीजें फिर आपने वाइल डूइंग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू मैडम। चलिए, वेलकम। तो इस तरीके से प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्स के अंदर एग्जामिनेशन में आपको बता रही थी, इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ इसलिए, देखो बेसलाइन तो हर बंदे को पता है, बेसलाइन तो ऑफ कोर्स इज नॉट, नेवर, नो वन इज गोइंग टू मिस, बट ऑप्स के अंदर आपका जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे किसी ने, वी नो, चलो पीआईएच की हमें पता है, हमने उसकी पीआईएच प्रोफाइल, वी नो एग्जैक्टली कि हमने एलएफटीज, आरएफटीज और सीरम यूरिक एसिड, एंड डेफिनेटली वी नीड टू, अगर यूरिन का है तो यूरिन का आपने प्रोटीन यूरिया आ गया तो उसी को, उसकी क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन में बहुत हाई फाई बातें बोलने की जरूरत नहीं है। इफ यू यूज टू जस्ट डूइंग द 24 आवर्स प्रोटीन यूरिया से, इफ यू आर डूइंग, गोइंग टू डू वट एवर प्रोटीन प्रोटीन रेशियो जो भी आप लोग करते हो, वो बोल दो, वो सारा कुछ। उसके अलावा आपने फंडोस्कोपी का जिक्र करना होता है। फिर यस, अगर इफ यू थिंक दैट पेशेंट इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, देन वी टॉक अबाउट ईसीजी अलोंग विद द फंडोस्कोपी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये चीजें आपने बोलनी होती है। तो वो तो आप करोगे। लेकिन एक चीज और याद रखो, अगर जहां जहां बेसलाइन में कुछ गड़बड़ देते हैं एग्जामिनर, जैसे आपको अनीमिया, आपको एच बी उसने 10 से कम, 10.5 से कम दे दी, तो वहीं पे आप उसकी अनीमिया की कॉज को उधर ही आरबीसी इंडिसेस, पेरिफेरल स्मेयर, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सीरम फेरेटिन, वहीं पे आपने बोल देने। if somebody has given you यूरिन में pus cells, वहीं कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट मांग लो। इफ समवन हैज गिवन यू एचसीवी पॉजिटिव, वहीं के अंदर वहीं एलएफटीज मांग लो। और एंड इफ समवन हैज गिवन यू डीरेंज एलएफटीज, वहीं पीटीए पीटीटी आईएनआर मांग ले। सो आपने जो चीज बेसलाइन में खराब दी गई, वहीं पे उसकी इलेबोरेटेड चीज मांग लो, क्योंकि एंड पे आकर तो नहीं मांग सकते, वो चीज वहीं रह जाएगी। फिर वो क्या होगा कि वो कहेंगे कि आपको यूरिन में पास सेल्स दिए थे, यू डिड नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दिस, आपने उसको ट्रीट नहीं करना, तो ऑब्वियसली उसका वही कल्चर सेंसिटिविटी। अगर किसी का बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, तो वही हस्बैंड का ब्लड ग्रुप मांग लो। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वही इनडायरेक्ट फ्लूम्स टेस्ट मांग लो। ठीक है, तो वो चीज आपने वहीं पे रूल आउट करके निकलनी है। तो इसकी प्लीज इसी तरीके से प्रैक्टिस करें कि बेसलाइन लिख ली, बेसलाइन में जो डिरेंज चीज है उसको आगे से आपने उसी चीज को वहीं इलेबोरेट किस तरीके से कर लेना है, उसको वहीं पे मांग लेना है। फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे पीआईएच की मैंने कहा, डायबिटीज की ये कहा, डायबिटीज की मोरलेस यही है। डायबिटीज के अंदर आरएफटी से चलो आप मांग लेते हो, एलएफटीज की जरूरत नहीं होती नॉर्मली, एक्सेप्ट कि आपने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स देनी है, या पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन ग्लूकोफेज और एनी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, फिर आप एलएफटी करा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा वो इफेक्ट आ जाता है। अदरवाइज इन एवरी डायबिटिक लिवर पे इतना इफेक्ट नहीं होता। हाँ, डायबिटीज के अंदर स्पेशली
patient is chronic diabetic, and of course in most of the patients we don't know if they are chronic diabetic or not, and similarly if they are chronic hypertensive or not, क्योंकि हमारे पास previous record नहीं होता और हमें बाद में rule out करना होता है। तो इसलिए हम उसकी फंडोस्कोपी और आरएफटीज मांग लेते हैं, और ईसीजी भी। तो इस तरीके से कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट के अंदर हम ईसीजी, एको और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मांग लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके यू नेवर नो कि हमें लेक्सेक्स या कोई ऐसी चीज देनी पड़े और हमारे पास एक बेस लाइन हो, या कोई ऐसी मेडिसिन देनी हो जिसमें या वो ले रही हो जिसकी वजह से इन चीजों को हमने देखना हो। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन्वेस्टिगेशंस में आ जाती है ऑप्स के अंदर, वो ये कि आपने अल्ट्रासाउंड तो मांग लिया, मैंने बहुत दफा क्लास में बताया था कि ऑप्स का अल्ट्रासाउंड कैसे मांगना है, क्विकली वो भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर का रीसेंट अल्ट्रासाउंड आपने मांगना है, तो यस, यू स्टार्ट विद द फीटस, ऑलवेज यू से कि नंबर ऑफ फीटसेस क्या है, सिंगल फीटस है, इसकी प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, केफेलिक है, लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। देन फर्स्ट आपने बेबी को रूल आउट, बेबी की डिटेल्स पूछ लेनी है, उसका बीपीडी, उसका फीमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, राइट, एंड एस्टिमेटेड बेबी वेट। उसके बाद आपने अमाउंट ऑफ लाइकर एएफआई की फॉर्म में मांग लो या सिंगल डी पॉकेट की फॉर्म में मांग लो। आपने एफआई की बात की, यानी कि बेबी की बात की, बेबी के बाद आपने लाइकर की बात की, लाइकर के बाद आपने प्लेसेंटा की बात की, प्लेसेंटा लोकलाइजेशन की बात की। उसके बाद यस, बेबी के अगर एबनॉर्मेलिटी का है तो आप कोई क्रॉस एनॉमली या कुछ है, वो सारा कुछ। उसके बाद आपने पेल्विस के अंदर कोई और पैथोलॉजी की बात। तो एक जो जनरल आपने ऑप्स का अल्ट्रासाउंड है, बिल्कुल इसी तरह मांगना है, ताकि कोई चीज रह ना जाए। कई दफा ये हो सकता है कि आपको ऑप्स का अल्ट्रासाउंड दे दिया, बाद में पता चले कि एसिमेट्रिकल है, यूजीआर वाला मसला आ गया था, बीपीडी, फीमर लेंथ का कितनी इंपॉर्टेंस है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर डॉपलर किसके अंदर मांगना है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बताऊंगी। डॉपलर आपने हर एक में नहीं मांगना होता, डॉपलर आपने सिर्फ उसमें मांगना है, एक बात याद रखें, जिसके अंदर आपकी फंडल हाइट इज नॉट डिसाइसिव ऑफ द जेस्टेशनल एज। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लार्ज फॉर डेट्स है, योर फंडल हाइट कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि कौन सी जेस्टेशनल एज है। हर ऑब्स के विजिट में, वेन एवर वी आर चेकिंग फंडल हाइट ऑफ अ पेशेंट एंड एन ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। हम उस फंडल हाइट की इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी डेट्स को कैलकुलेट करने की इंपॉर्टेंस है, जितनी जेस्टेशनल एमेनोरिया कैलकुलेट करने की इंपॉर्टेंस है, उतनी फंडल हाइट चेक करने की इंपॉर्टेंस है। हम हर ऑब्स्टेट्रिकल विजिट में, हम क्यों पेशेंट को हर एक महीने बाद बुलाते हैं और आगे जाके 2 वीकली और फिर 1 वीकली, क्योंकि हमने फंडल हाइट अकॉर्डिंगली देखनी होती है कि हर एक माह के बाद कितनी बढ़ गई, या 2 वीक्स के बाद कितनी बढ़ गई, या एक महीने के बाद क्या फर्क आया, एक हफ्ते के बाद। सो द थिंग इज कि वो इसलिए, क्योंकि हमने उस फंडल हाइट को कोरिलेट करना होता है विद जेस्टेशनल एज। बट अगर एक पेशेंट है जिसका मैक्रोसोमिया चल रहा है, जिसका पॉली चल रहा है, या जिसका आईयूजीआर चल रहा है, या जिसके ट्विन्स है, यानी कि जिसके अंदर फंडल हाइट इज नॉट एक्चुअली डिसाइडिंग कि कौन सी जेस्टेशनल एज हो सकती है, उसके अंदर इट्स बेटर टू गेट द डॉपलर डन और द एसटी रेशियो चेक। क्योंकि वी डोंट नो, क्योंकि अगर हमारी फंडल हाइट नॉर्मल हालात में अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज नहीं जाती, तो डेफिनेटली वी नीड टू चेक फॉर द प्लेसेंटल फंक्शन। तो अगर एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर फंडल हाइट इज नॉट डिसाइसिव, तो उसके अंदर हम डॉपलर कराते हैं। एक चीज, दूसरी चीज किसके अंदर और कराते हैं, जैसे कि क्रॉनिक डायबिटिक या क्रॉनिक हाइपरटेंसिव के अंदर एक बेस लाइन डॉपलर 28 वीक्स और 32 वीक्स में गाइडलाइन कहती है और रिकमेंडेड है कि इट्स बेटर टू चेक एट 28 वीक्स एंड एट 32 वीक्स इन एवरी पेशेंट। उसकी वजह ये होती है कि पेशेंट जो है, हमने वी नीड टू रूल आउट के उसकी जो है, क्या उसे कहते हैं, कि कहीं प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी बिकॉज ऑफ डायबिटीज या हाइपरटेंशन तो नहीं डेवलप हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसलिए डॉपलर आपने हर इस पेशेंट में कराना है जिसके अंदर आपकी प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी को रूल आउट करना। उसके अलावा और सीरियल ग्रोथ स्कैन, यस, आईयूजीआर के अंदर तो डेफिनेटली, और 2 वीकली होते हैं सीरियल ग्रोथ स्कैन। कई दफा आईयूजीआर या प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी के अंदर आपको रिकरिंग डॉपलर कराना होता है, तो मोस्टली फिर वीकली डॉपलर होता है और 2 वीकली ये होते हैं, सीरियल ग्रोथ स्कैन होते हैं, और थ्री एवरी 3 डेज बायोफिजिकल प्रोफाइल। सो दिस इज हाउ यू मॉनिटर। और सीटीजी वंस अ डे होती है, उससे ज्यादा की इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फीटल की काउंट आप ट्वाइस अ डे चेक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू डू मॉनिटरिंग ऑफ अ फीटस।
ठीक है, तो आई थिंक ऑप्स के अंदर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको कुछ, इसमें किसी ने कुछ ऐड करना है बता दें, फिर क्विकली मैं मैनेजमेंट बताती हूँ कि आपने किस तरीके से बोल रही है। जी। ठीक है। सो इस तरीके से आपने एग्जामिन इन्वेस्टिगेशंस को लेके चलनी। अब आपने मैनेजमेंट कैसे बोलनी है हर ऑप्स के पेशेंट में। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर सिर्फ 20 वीक्स पे होता है, और वो उस पेशेंट में जिसमें स्पेशली पीआईएच हो या प्रीवियस आईयूजीआर की हिस्ट्री हो, या जिसके अंदर आप एपीएलएस या ऑटोइम्यून प्रॉब्लम सस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर जब आप नॉर्मली स्कैन मांगो तो उस वक्त आप यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की बात भी करोगे। उसके बाद यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो फिर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर की इंपॉर्टेंस है, और फिर जिसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर प्रॉब्लमेटिक है उसके अंदर फिर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर की भी इंपॉर्टेंस आ जाती है। ठीक। सो फिर उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमेशा ऑप्स के पेशेंट के अंदर हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। देखो, देर इज अ ट्रिक टू टेक द एग्जामिनर अलोंग विथ यू इन एग्जाम। आपने एग्जामिनर को अपने साथ लेकर चलना है, आपका पेशेंट खुशबाश ठीक होके घर जा रहा है, दिस इज व्हाट एवरी एग्जामिनर वांट्स। और अगर बात मैनेजमेंट के एंड तक नहीं पहुंचेगी तो फिर आपका पेशेंट खुश होके घर कैसे जाएगा। उस टाइम पीरियड में आपने सबसे मैक्सिमम उस टाइम को वेल करके आपने पेशेंट को घर पहुंचाना है विद हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर। ये सारा हाथ में है कैंडिडेट के। इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने अपने मैनेजमेंट को खुद से माइंड में दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। ऑब्वियसली व्हेन वी हैव डन द एग्जामिनेशन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, हमारे माइंड में हमें पता है कि हमने इस पेशेंट का सिजेरियन करना है, डिलीवरी करनी है, और मैंने इस पेशेंट को कितने वीक्स तक लेके जाना है, उस वक्त तक मेरे माइंड में डिसाइड हो चुका होता है। ठीक है। अब एग्जामिनर को मैंने कैसे उस लेवल तक लेके आना है, ये उसको जिसे कहते हैं ना पटरी पर रखना, सही रास्ते पे रखना एग्जामिनर को, ये अब कैंडिडेट का कमाल है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एग्जामिनर wants to know many things. Examiner will wants to ask many questions in between. What are you doing for anemia? Patient है आपका IUGR का, what are you going to do with anemia? You want to treat anemia. You want to treat IUGR patient candidate. Examiner is taking you again and again towards another thing. Examiner बार बार यूटीआई की बात कर रहा है, आपको पेशेंट मैनेज करके घर भेजना है। तो आपने इसको किस तरीके से लेके जाना है, ये कैंडिडेट का की चालाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे होता है, यू डिवाइड योर केस, योर मैनेजमेंट इन टू सेगमेंट्स। एक आपने अपने माइंड में एक मैप बनाया हुआ है जिसे कहते हैं माइंड मैप। माइंड मैप कह लो, प्लान या एम ऑफ मैनेजमेंट कह लो। एक है हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट माइंड मैप इनटू द रियल मैनेजमेंट। जो आपका माइंड मैप है ना, वो तो आपने शुरू में ही दो लाइनों में एग्जामिनर के सामने रख देना है कि दिस इज माई माइंड मैप फॉर दिस पेशेंट, ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए कुछ ना कुछ उसकी मैनेजमेंट का। बिकॉज यू नेवर नो कि बेल कब बच जाए। और आपका वो माइंड मैप में जो आपने चीज सोची थी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व करने की, या आपने जो चीज सोची थी कि आपने मॉनिटर कैसे करना था पेशेंट को, या आपने जो चीज सोची थी कि डिलीवर कब करना है, कहीं वो बात एग्जामिनर को आप बताना ना भूल जाओ, या आगे डिस्कशन में रह ना जाए। सबसे पहले वो माइंड मैप या एम ऑफ मैनेजमेंट आपने एग्जामिनर के सामने रखनी है। उसके बाद आपने उसी एम ऑफ मैनेजमेंट की लाइन पर ही पेशेंट को डिटेल में मैनेज करते जाना है। और ये चीज अब कैसे होगी, वो इस तरीके से होगी कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पेशेंट, कोई सा भी एक अब अगर हम केस कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओलिगो का केस है। ठीक है, डिक्रीज लाइकर का केस है। और आपने सबसे पहले यू स्टार्ट विद काउंसलिंग। ऑब्वियसली पहली लाइन आपकी होगी कि आई वुड लाइक टू काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग दैट पॉसिबल डायग्नोसिस, कि ये मेरा डायग्नोसिस है और इसकी पॉसिबल ये कॉज मुझे लगी कि फॉर एग्जांपल प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है, ठीक है, या इडियोपैथिक ओलिगो है। फ्रॉम हिस्ट्री एग्जामिनेशन तो मैंने अपने पेशेंट और अटेंडेंट्स को ये बताया कि डायग्नोसिस क्या है। इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, राइट। वाई इज इट अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्योंकि पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस फीटल और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, ये पहली लाइन थोड़ी डिटेल्ड होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाट काउंसलिंग यू आर डूइंग टू द पेशेंट एंड अटेंडेंट्स, व्हाट डायग्नोसिस यू आर गोइंग टू टेल देम आफ्टर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज डायग्नोसिस बन चुका। और इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्यों हाई रिस्क है, फीटल और मैटरनल क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एंड फिफ्थ पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन इज दैट वेदर यू आर गोइंग टू एडमिट हर और नॉट। इफ यू आर गोइंग टू एडमिट हर, व्हाई यू एडमिटिंग हर, फॉर मॉनिटरिंग, फॉर वॉट एवर, राइट। तो आपने उसको उस एक लाइन को ये पूरा एलेबोरेट करना है। इसके अंदर अब तैयारी करने में क्या है,
तैयारी करने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्वियसली वी बाय दिस टाइम वी नो द लो रिस्क एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, बट इस टाइम तक हम लोगों के फिंगर टिप्स पे फीटल और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। वहां पर टाइम नहीं है क्या है भाई शायद? हाइपरटेंशन है, यू शुड नो द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन टू द fetus. If you think it's IUGR, you should say कि PIH है, इसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। PIH है मदर की, अगर कोई सबसे पहले पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन सेरिब्रल हेमरेज बोल रहा है तो वो गलत है। ठीक है। सो मदर की पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन यस इक्लेम्शिया हो सकता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के अंदर इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया हो सकता है, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट सेवन। सो आपका जो ब्यूटीफुल आंसर या ब्यूटीफुल स्टेटमेंट वो है जो कॉमनेस्ट से लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशन पे जाए, ना सिर्फ ये कि देखो, तैयारी जब सब करके जाएंगे ना, जो मैंने कहा कि गुड कैंडिडेट विल पास, नॉट इवन एन एवरेज कैंडिडेट विल पास, गुड कैंडिडेट विल पास। गुड कैंडिडेट नोज ऑल द कॉम्प्लिकेशंस फीटल एंड maternal फिंगर टिप्स पे, एंड अ गुड कैंडिडेट नोस के कॉमनेस्ट से अनकॉमन की तरफ बात करनी है। ठीक है। तो ये आपने तैयारी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके यही 5 सेगमेंट है। बोलने में आधा मिनट शायद लगता है, लेकिन इट्स गोइंग टू कवर एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली कि यू इट विल देन मेक यू अ वेरी गुड कैंडिडेट, राइट? सो पहली लाइन आपने काउंसलिंग बोल दी। दूसरी लाइन में कोई मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जरूरत है तो वो इन्वॉल्व करेंगे। हाइपरटेंशन है तो यू कैन इन्वॉल्व फिजिशियन, यू कैन कार्डिक पेशेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट, और इसमें अगर आपको प्रीटर्म चल रहा है न्यूनेटोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, जो जो आपको लोग इन्वॉल्व करने हैं वो आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, राइट? उसके बाद कोई पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल ओलिगो का केस है और इसमें नीमिया भी है, या ओलिगो का केस है और यूटीआई भी है, या ओलिगो का केस है, जो भी और चीज चल रही है, तो आपने तीसरे पॉइंट में जो आपका माइंड मैप चल रहा है या एम ऑफ मैनेजमेंट चल रही है उसके अंदर आपने तीसरे पॉइंट में वो चीज ट्रीट करनी है। आई विल ट्रीट अनीमिया, डोंट टॉक इन डिटेल एट दिस स्टेज कि हाउ यू गोइंग टू ट्रीट द अनीमिया, या आई विल ट्रीट हर यूटीआई, आई विल, वो चीज आपने वहीं कवर कर लेनी है। एग्जामिनर का दिल करेगा तो वो पूछ लेगा क्या करना है, वरना एग्जामिनर वुड लाइक टू नो हाउ यू टेकिंग योर पेशेंट टिल टर्म, और हाउ यू मैनेजिंग द पेशेंट, राइट? आपने बोलते जाना है, अपने एग्जामिनर को भी टाइम नहीं देना कोई सवाल करने का, क्योंकि अभी वो टाइम चल रहा है जब आपने पूरा माइंड मैप उसके सामने रखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने, जब आपने ये तीसरी चीज बोल दी, मल्टी जो भी आपने एक्स्ट्रा उसकी प्रॉब्लम है पेशेंट की, वो साइड लाइन वाली कोमॉर्बिडिटी कह लो या जो भी, आपने साथ में ट्रीट कर ली। तो अब सबसे पहली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट थी, काउंसलिंग वाली। अब जो आखिरी लाइन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस माइंड मैप की, कि आई वुड लाइक टू टेक द पेशेंट टिल टर्म और नियर टर्म। अभी आपने जेस्टेशनल एज नहीं बोली, अभी आपने 37 वीक्स नहीं बोला, या आपने 38 वीक्स या 39 वीक्स नहीं बोला। आपने बस एक जनरल एग्जामिनर के सामने चीज रख दी कि आई वुड लाइक टू टेक हर टिल टर्म विथ स्ट्रिक्ट फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग। ठीक है, बस। और टर्म पे जाके मैं मोड और टाइम ऑफ डिलीवरी एग्जैक्ट डिसाइड करूंगी। ये जो आपने 4 लाइनें बोली ना, यानी पहले काउंसलिंग वाली लाइन जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या बोलना बहुत जरूरी है, इसमें से अगर आप एक भी पॉइंट मिस करोगे ना तो आप, यू आर एन एवरेज कैंडिडेट, हाउ हाउ इज इट दैट, फॉर एग्जांपल अगर आप ये बोलना भूल गए कि इट्स लो रिस्क और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, दिस नो, मजा ही नहीं आया। फिर ये कैसा स्पेशलिस्ट ऑफ ऑप्स बैठा हुआ है जो कि शुरू में यही नहीं बता सक रहा कि कैटेगराइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सी है, नंबर 1। या अटेंडेंट को पहली दफा में ही ये नहीं आप बता सके कि आपने एडमिट किया कि नहीं, और अगर एडमिट किया है तो क्यों किया। ठीक है। तो या एग्जामिनर को आपसे पूछना पड़ रहा है कि इज योर पेशेंट इन द हॉस्पिटल और नॉट, आर यू सीइंग द पेशेंट ऑन ओपीडी बेसिस। या एग्जामिनर को आपसे पूछना पड़ा है कि व्हाई हैव यू केप्ट द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। दिस मीन्स दैट यू आर एन एवरेज कैंडिडेट फॉर एग्जामिनर ना। मतलब आपने फर्स्ट लाइन में ये सारी बातें कवर करके, फिर जब आपने दूसरी लाइन में मल्टीडिसिप्लिनरी में इन्वॉल्व की, तीसरी लाइन में कोमोबिडिटी को ट्रीट किया, चौथी लाइन में आपने उसको कंप्लीट एक बता दिया कि मैं यहाँ तक लेके जाना चाहूंगी और तब जाकर मैं डिसाइड करूंगी। अभी से हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो तो तब जाके हम दोबारा से रीअसेस करके पेशेंट को बताएंगे ना हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद कि अब हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। जब ये सारा कुछ हो गया, अगर तो एग्जामिनर ने रोक के कुछ पूछना हुआ वो पूछ लेंगे, वरना आप बोलते जाओ। अब यही 4-5 बातें आपने इलेबोरेट करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर माइंड मैप या ऑफ योर एम ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपने काउंसलिंग तो कर दी थी, बट इफ द पेशेंट इज इन द हॉस्पिटल व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद हर। आई विल विजिट द पेशेंट, कितना दिन में, 3 दफा या 2 दफा या एवरी डे। यू आर नॉट देयर एज अ जूनियर डॉक्टर, अब आपने एज अ कंसल्टेंट उसको कितनी दफा विजिट करना है।
एग्जैक्टली आप बताओगे कि पीआईएच का पेशेंट है, मैं दिन में 3 दफा विजिट करूंगी, बट ये 3 दफा में मुझे ये मॉनिटरिंग चाहिए। अगर मैंने एडमिट किया है, सिवियर पीआईएच है या सिवियर प्रीक्लेम्शिया या माइल्ड प्रीक्लेम्शिया, मॉडरेट प्रीक्लेम्शिया, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो मैंने इसको कितनी दफा विजिट किया, मुझे कितनी दफा का बीपी का रिकॉर्ड चाहिए। इट्स नॉट लाइक सिर्फ मैं बीपी रिकॉर्ड देखूंगी, दिन में एटलीस्ट कितनी दफा बीपी चेक हुआ हो। उसके अलावा उसका मुझे सिम्टम्स के लिए मैं क्या क्या हिस्ट्री के ये पॉइंट्स मैं उससे पूछूंगी, बीपी का मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, एग्जामिन में उसको ये करूंगी, इन्वेस्टिगेशन मुझे ये चाहिए और ये। तो दिस इज तो विजिट में आप ये देखोगे। उसके बाद हाउ, और फिर बीच में हो सकता है एग्जामिनर रोक रोक के पूछे कि एनीमिया था, आपने इसको कैसे ट्रीट किया, ये। और फिर जब सब कुछ सेटल हो गया, फिर सेंडिंग पेशेंट बैक होम, तो हर कितनी देर बाद आप बुलाओगे, हर विजिट पे उससे क्या सवाल पूछोगे, हिस्ट्री के 2 पॉइंट्स है, पॉइंट्स एग्जैक्ट, वो क्या पूछोगे, बेबी की मूवमेंट का पूछा, लेबर पेन का पूछा, या आपने उसका फिर एग्जामिनेशन में कई दफा पीआईएच में इवन चेकिंग बीएमआई इन एवरी विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई दफा डीमा इतना ज्यादा हो रहा होता है कि वेट बहुत ज्यादा गेन होना शुरू हो जाता है पेशेंट का। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स विच यू शुड नो एग्जैक्टली कि हर विजिट में भी आपने उससे क्या पूछना है। हिस्ट्री में क्या पूछना है, 4 बातें, 4 बातें एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्या देखनी है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द होल हिस्ट्री एंड होल एग्जामिनेशन। 2 बातें हिस्ट्री में, 2 बातें एग्जामिनेशन में, 4 इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या करानी है, हर विजिट में आपको क्या चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या मैनेजमेंट करनी है, या आपको ने उसको नेक्स्ट विजिट पे कब बुलाना है। और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ डिलीवरी, जो शायद 36 वीक्स पे आप डिसाइड करना शुरू करोगे, तो फिर आप क्या बोलोगे कि 36 वीक्स पे आई वुड लाइक टू रीअसेस द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, क्या हिस्ट्री में, क्या अब उसका क्या गर्थ ठीक बढ़ रही है, मूवमेंट ठीक है, पेन्स तो नहीं आ गई है, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये चीजें हमारे पीआईएच में पूछते हैं, या जो भी पर्टिकुलर सिनेरियो है, कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक है, उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद एग्जामिनेशन में यस, सब जो भी आपने बीएमआई के अंदर जो चीज, जो जनरल फिजिकल में जो बहुत स्पेसिफिक बातें जैसे डीमा है, बीएमआई हो गया, उसका जो भी चीज आपको स्पेसिफिक लगती है, जो आपको हर विजिट में इंपॉर्टेंट है, एंड देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पूरा, एंड पेल्विक एग्जामिनेशन बिफोर यू डिसाइड फॉर द मोड ऑफ डिलीवरी। और पेल्वीमेट्री करोगे, अगर आप उसको फॉर एग्जांपल 37 वीक्स पे भी कर रहे हो, यू डू द स्वीटनिंग, यू विल चेक फॉर द बिशप, इफ एंड देन यू विल से दैट इफ अगर आप 38 वीक्स पे प्लान कर रहे हो, तो फिर आप यू टॉक अबाउट द राइपनिंग ऑफ बिशप, कि बिशप सर्विक्स के सर्विक्स अगर राइपेंड अप है, तो obviously how are you going to induce with the Cinto or with with the prostaglandins, और उसके accordingly आप फिर बात करोगे। So this is how you're going to go about it. If you're not doing the delivery, if you're offering the patient modes of delivery, or you think that she is not an absolute contraindication for normal delivery, और आपके ख्याल से पहले cesarean important है, तो you will say that I will give options to the patient, number 1 पे cesarean, number 2 पे delivery, etc etc। So this is how you're going to go about it। तो आपने इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से लेकर चलना है। इस तरीके से आपका केस पूरा होगा और पेशेंट डिलीवर होकर घर जाएगा। तो इसके अंदर आप हैपहैजर्ड नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट मिस थिंग्स। पेशेंट ट्रीट हो गया, अनीमिया ट्रीट नहीं हुआ, पेशेंट ट्रीट हो गया, यू मिस्ड आउट द पस सेल्स इन यूरिन, पेशेंट ट्रीट हो गया, यू फॉरगॉट टू टॉक अबाउट मल्टीडिसिप्लिनरी। दिस इज दिस सीम्स लाइक अ नॉनसेंस एग्जाम एट टाइम्स, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट आगे जाते जाते फिर पीछे आते हैं कि अच्छा आप तो 36 वीक, आप 32 वीक्स पे तो ये करना ही भूल गए। बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप के पास अब 2 वीकली क्यों बुलाया, वीकली क्यों बुलाया, हर 3 दिन बाद बायोफिजिकल कर रहे हो या नहीं कर रहे, या बुलाया या नहीं बुलाया, या क्यों बुलाया। तो ये चीज कोई अच्छी बात नहीं है। इंस्टेड यू शुड नो एग्जैक्टली। सो इस दिस इज हाउ यू कीप योर एग्जामिनर विथ यू इन एग्जाम। ये इतनी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबी भी बहुत हो गई है, बट अब अगले 5 हफ्तों में ऑप्स तो आप इस तरह से करो। अगली क्लास में मैं गायनी सारी करानी इस तरह बताऊंगी, और फिर जो हमारी बाकी की क्लासेस रह जाएंगी 3 या 4, उसमें फिर हम आपके टॉपिक्स भी कर लेंगे। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस योर ऑप्स पेशेंट्स इसी तरीके से जैसे मैंने कहा है, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू योर द ऑप्स स्टेशंस वेल इन एग्जाम, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो क्विकली, क्योंकि आज क्लास बहुत लंबी हो गई मेरी। कोई कमेंट? ठीक है, नो सो मैडम, गुड। नो मैडम, थैंक यू मैडम। चलिए, वेलकम। तो आई होप कि ये पैटर्न हमारा ठीक है फॉर द नेक्स्ट 5 वीक्स, कि हम इस तरीके से कर लें पहले कवर, ताकि आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल जाए इन क्लासेस का।
मैम एक क्वेश्चन पूछना है। जी। मैम ये क्रोनिक हाइपरटेंशन में या प्री एक्लेम्पसिया में रिफ्लेक्सेस अगर हम छोड़ दें तो? करना नहीं, रिफ्लेक्सेस चेक करना है। हाइपरटोनी बड़ा इंपॉर्टेंट है चेक करना। हम्म, ठीक है, मैडम तो उस कर वक्त लो। हमारे पास है मैडम, हैमर तो होती नहीं हैमर है तो लेके वो। जाओ। अच्छा, नहीं, लेके अगर जाए। देखो, आई डोंट नो, अब कहते हैं कि कुछ लेकर जाना अलाउड नहीं होता है, वो ले लेते हैं। ये सारा सिस्टम देख लो। अब इफ यू नॉट टेकिंग योर बैग अलोंग तो ऑब्वियसली वहाँ हैमर प्रोवाइडेड होगा तो ठीक है, वरना यू कैन एटलीस्ट मेंशन कि आई वुड लाइक टू चेक रिफ्लेक्सेस। देयर आर मेनी थिंग्स दैट एट टाइम्स यू मेंशन कि आई वुड लाइक टू डू। जैसे कई दफा अगर प्री प्रॉम का केस है और वहाँ स्पेकुलम नहीं पड़ा तो हाउ कैन you tell that it's a case of pre-prom, you will say that I would like to do sterilized speculum examination, और वहां पे अगर वैसे स्पेकुलम पड़ा, you just need to reconfirm that should be sterilized at least। तो there are few things जो वहां पर आपको बोलकर भी करनी कह देनी होती है, तो रिफ्लेक्सेस मेंशन कर देना। ठीक है, ओके ओके। चलो, गुड। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थर्सडे को ही एक्चुअली करेंगे, बीच में थोड़ा, लेकिन अब क्योंकि 5 क्लासेस तो मैंने जरूर लेनी है तो हम टाइम जरूर फिक्स रखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड थैंक लक। थैंक